तो आज अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं वो अपन को देखना है। मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तीन तरह के अपने पास में होते हैं। फर्स्ट होता है डाई मैग्नेटिक, सेकेंड होता है पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो वन बाय वन अपन तीनों तरह के टॉपिक को ना डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से किसी मटेरियल में पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप होती है, किस तरह से फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप होती है, किस तरह से डाई मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप होती है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिसमें जो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, जो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आप और अपन सब मिलकर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है वो कैसे कैसे होते हैं। तो तीन तरह के अपने पास में मटेरियल है। फर्स्ट अपने पास में मटेरियल आता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, देखो ऐसा मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता हो। ठीक है, या फिर दो डेफिनेशन इसकी बनती है, या दोनों को मिला के भी अपन बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन बना सकते हैं। ऐसे मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप तो होती है लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यदि डेवलप होती है, यानी कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इसके इधर की तरफ होगा। समझ में आ रही चीज? यानी इन तीनों तरह के मटेरियल के अंदर ही, चाहे पैरामैग्नेटिक हो, चाहे डायमैग्नेटिक हो, चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, तीनों तरह के मटेरियल को ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होती है, यानी कि वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि मान लो इधर की तरफ मैंने कोई दूसरा मैग्नेट ला के रख दिया, ये नॉर्थ है तो इसमें कौन सा डेवलप होगा, साउथ डेवलप होगा। समझ में आ रही चीज? यानी कि इसमें यदि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ है तो इसमें नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ होगी। समझ में आ रही चीज? तो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर उसमें लेस मैग्नेटिज्म डेवलप होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल इन विच डेवलप्स net magnetic field in the direction of in the opposite direction of external magnetic field, that material is called diamagnetic material। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म लेस डेवलप होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि यदि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। द मटेरियल विच रिपेल फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो दो तरह की डेफिनेशन आ गई। एक तो इसके अंदर लेस मैग्नेटिज्म डेवलप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड वन इज इट रिपेल इफ ए मटेरियल इज रिपेल्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट मटेरियल इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कॉपर हो गया, जेडन हो गया, एस्टो हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स है जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। पानी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेयर होता है। यदि पानी की सरफेस, मान लो ग्लास के अंदर तुमने पानी भर रखा है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यदि ले गए, मैग्नेट यदि ले गए, तो वो शेप जो होगी वो ऐसी हो जाएगी, यानी कि वो रिपेल हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? अट्रैक्ट होता तो शेप कैसे हो जाती, ऐसी, और रिपेल हो गया तो शेप कैसे हो गई, ऐसी। ठीक है, तो यदि H2O यानी कि पानी के पास में कोई सी मैग्नेट को यदि ले जाते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, रिपेल होता है। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये तो अपने पास में डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट अपने पास में आता है, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, अब इसमें पॉइंट्स है वो सब में ही पढ़ेंगे अपन तीनों तरह के मटेरियल में। ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, यानी कि डायामैग्नेटिज्म डेवलप कैसे होता है वो चीज़ समझना। देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब हर ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये केमिस्ट्री में अपन लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि यदि ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करता है। एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज चक्कर, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। समझ में आ रही चीज? तो ऐसा अपन बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिनके एक्सटर्नल ऑर्बिट में पेयर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, पेयर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पेयर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका यदि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है।
दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है वो सेम होता है, लेकिन दोनों से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है वो सेम तो होता है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर कोई भी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं रहता है। अभी तक अपन ने इस मटेरियल को कुछ नहीं देखा है, इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखा है। जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं है तो इसके जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन देखा जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा और कितनी वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी v से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलेगा उसी वेलोसिटी v से। इसमें यदि अपन बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे घूम रहा है, यदि ये प्रोटॉन होता, पॉजिटिव चार्ज होता तब तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होता, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए जिधर मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव के लिए आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन यदि इधर चल रहा है तो प्रोटॉन किधर चल रहा है, इधर की तरफ। तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूँगा तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरा अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे अपन, क्रॉस बनाएंगे, बना देंगे मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब प्रोटॉन ऐसे चल रहे हैं, प्रोटॉन ऐसे चल रहे हैं तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूँगा तो थंब मेरा बाहर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और उसको अपन नाम देंगे डॉट से। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल ऑर्बिट और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने इसको नहीं रखा है तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का तो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है परपेंडिकुलर इनवर्ड और एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इस कंडीशन में इस पूरे एटम का यदि अपन नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो वो कैसा है, जीरो है। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स कहते होते हैं, लेकिन पेयर की यदि अपन बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये तो अपन क्या बोल रहे हैं, इन द absence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यदि मान लो मैंने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जैसे ही मैंने इसको मान लो किसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ऐसे मान लो मैंने इसको किसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में समझो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है उसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा था, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चक्कर लगा रहा था उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, मान लो डेल्टा v से हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा था उसकी वेलोसिटी जो है वो मान लो इंक्रीज हो गई, कैसे, v प्लस डेल्टा v से। ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, भी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है क्रॉस वाला, वो क्रॉस वाला मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मान लो डेल्टा m से। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है डॉट वाला, वो डॉट वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही अपन बात करते हैं ओरिजिन किस तरह से होता है डायमैग्नेटिज्म का, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम था इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में था तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने लगा दिया, ये अपन क्या बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसकी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी जिससे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसके डायरेक्शन में ही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी जिससे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ओवरऑल यदि अपन देखेंगे दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के क्या होगा, m माइनस डेल्टा एम प्लस m प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम से डेल्टा एम माइनस से कैंसिल हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, 2m हो जाएगा, सॉरी m माइनस डेल्टा एम माइनस m माइनस डेल्टा एम।
यानी कि -2 डेल्टा एम इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। तो अपन ये बात करेंगे इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, -2 डेल्टा एम। माइनस क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हुआ है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इसके अंदर लेस मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। हो गया, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का था उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये तो इसका ओरिजिन हो गया अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपन ने पढ़ी थी, दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाओ चाहे घटाओ, एक्सटर्नल टेम्परेचर को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये तो अपने पास में फर्स्ट डेफिनेशन अपने देख ली, सेकंड अपने ओरिजिन देख लिया, थर्ड अपने टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, फोर्थ लास्ट इसकी आती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टी समझो, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी तो वो डेफिनेशन से निकल के आएगी। क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये आएगी कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है या लेस मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। ये कम ही हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ये। ठीक है, हो तो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो लेस मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आएगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर, जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस कंडीशन में ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएंगे, रिपेल होने लग जाएंगे, यानी कि उधर की तरफ जाने लग जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी वो चीज़ समझो। यदि मान लो ये मेरे पास में कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है और ये इधर की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये रोटेट होकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कि यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो कैसे रोड कैसे रोटेट हो जाएगी, ऐसे रोटेट हो जाएगी। समझ में आ रही है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, ये मान लो इधर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इस कंडीशन में ये रोटेट होने के लिए फ्री नहीं है, ये वाली तो रोटेट होने के फ्री थी तो परपेंडिकुलर हो गई, ये फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स होती है वो मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होती है वो इस मटेरियल से रिपेल होगी, और रिपेल होगी तो मैक्सिमम फोर्स लाइन्स इस मटेरियल के अंदर से पास होने की बजाय इसके बाहर से यानी कि एयर से पास होने लग जाती है। ठीक है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर जो फोर्स लाइन्स होती है वो मैक्सिमम फोर्स लाइन इसके अंदर से पास नहीं होकर इसके बाहर से पास होती है। ठीक है, ये अपने पास में फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि अपन बात करें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में जब नहीं था तो उस कंडीशन में इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ रही थी, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास में थी। एक और प्रॉपर्टी अपन देख सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में या प्रेजेंस में इसके अंदर जो मैग्नेटिक म्यू आर की वैल्यू होती है, सबसे पहले अपन म्यू आर की वैल्यू, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या थी, म्यू आर की वैल्यू अपन बोल रहे थे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 1 था, और अपने पास में फॉर्मूला हुआ करता था म्यू आर इक्वल्स टू 1 + काई एम। ठीक है, तो काई एम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये यदि लेस देन 1 है तो काई एम कैसा आएगा, ये 1 से कम है, 1 से कम में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा काई एम की वैल्यू लेस आएगी और कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आ रही थी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू तो लेस देन 1 होती है
और काई एम की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है और कैसी होती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, ये अपने पास में डायमैग्नेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब एक इसमें छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर जिसको अपन बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उसमें डायमैग्नेटिज्म किस तरह से काम करता है वो चीज़ समझो। अब यदि मान लो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये मटेरियल जो होता है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि या तो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूँ, ठीक है, या फिर इसका टेम्परेचर जो होता है, इस मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वो मटेरियल जो होता है वो मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सुपर कंडक्टर के अंदर। और इस कंडीशन में इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो प्रॉपर्टी डेवलप होती है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। वो प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होगी, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो यानी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यदि है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में दो चीज़ें अपन कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम कर दो या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बढ़ा दो। यदि ऐसा कर दिया तो उस कंडीशन में मटेरियल सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है। और इस कंडीशन में म्यू आर की वैल्यू जो जीरो हो जाती है, तो म्यू आर जीरो होते ही, म्यू आर के यदि जीरो हो गए तो काई एम क्या हो गया, माइनस एम हो गया। तो यदि सुपर कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में म्यू आर की वैल्यू जीरो होती है और काई एम की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को अपन नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में आएगा कौन सा, एनर्जी बचाते हैं थोड़ी सी, इधर से एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है। थ्योरी का टॉपिक है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, तो थ्योरी का टॉपिक को देख लेते हैं इसमें है क्या। पूरा थ्योरी का टॉपिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मटेरियल के अंदर समझने वाली चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी तो प्रॉपर्टीज इसकी मेन है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर, वो सब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को ढंग से समझते हुए चलना है। क्या सेकंड अपना पास में आता है, जो सेकंड मटेरियल होता है उस सेकंड टाइप के मटेरियल को अपन नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है, उसको समझो। पहले डेफिनेशन सुनो। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे मान लो ये मेरे पास में पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो इसके अंदर लेस मैग्नेटिज्म डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसके अंदर लेस मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा था, लेस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप तो हो रहा था लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। लेकिन इसमें भी हो तो रहा है और लेस ही हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल इन विच नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड डेफिनेशन इसकी होगी कि इसके अंदर यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से यूँ मान लो बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। वो क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे, और ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी ओरिजिन देखते हैं क्या होता है। तो ओरिजिन में यदि अपन बात करें तो इसके यदि अपन एग्जांपल्स देखें, पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो याद रख लेना, मिल जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। अब इसकी ओरिजिन देखते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म किस तरह से डेवलप होता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स ऑर्बिट के अंदर, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अनपेड यदि इलेक्ट्रॉन्स है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तब तो कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा हर एटम के अंदर, या फिर यदि पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। समझ में आ रही चीज़। या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही यदि इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा भी रहा है किसी भी वेलोसिटी से, तो इसके अंदर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा।
रहेगा, क्योंकि कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। और या फिर और क्या हो सकता है, यदि पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, उस कंडीशन में यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी v1 और इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी v2। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें m1 होगा और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो m2 होगा। और m1 और m2 डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब वेलोसिटी अलग अलग है तो m1 और m2 डिफरेंट होंगे, तो है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, इस कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो इसके अंदर कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप रहेगा। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की यदि अपन बात करें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके अंदर दो रीजन से मैग्नेटिक मोमेंट रह सकता है, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इसके अंदर दो तरह से मैग्नेटिक मोमेंट रह सकता है, जब तक अपन ने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी तक नहीं लगाया है। जब नहीं लगाया तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंट लगा हुआ है दो रीजन से, या तो अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, और यदि पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है तो डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, इस कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते तो इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी क्या रहता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। अब रहता तो है हर एटम के अंदर, लेकिन यदि अपन पूरे मटेरियल की बात करें, जैसे ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके हर एटम के अंदर क्या है, कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट है। अभी तक मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, तो हर एटम के अंदर तो है, लेकिन पूरे मटेरियल में यदि अपन देखें तो वो सब रैंडमली अरेंज्ड है। समझ में आ रही थी? रैंडमली अरेंज होने का मतलब क्या हो गया, रैंडमली अरेंज होने का मतलब ये हो गया कि ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में यदि अपन बात करेंगे तो अब्सेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हर एक एटम के अंदर तो बना हुआ है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये एटम्स हो गए और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो हर एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बना हुआ है, लेकिन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड all the magnetic moments are randomly arranged, that's why they cancel out each other and the net magnetic moment of the material becomes zero, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इसको रख दिया, तो जितने भी एटम्स थे जिनका मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली अरेंज था, वो सारे के सारे एटम्स जो होते हैं उसका सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो रोटेट होकर सेम डायरेक्शन में आ जाता है, सेम डायरेक्शन में आ गया। तो जैसे ही सेम डायरेक्शन में आया तो अब कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं रहा, तो इसके अंदर कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, यानी कि पूरे मटेरियल के अंदर ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया। तो हर एक एटम के अंदर तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, लेकिन अब्सेंस में सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाता है और नेट जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उस कंडीशन में सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो रोटेट होके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डेवलप रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि और कौन सी डायरेक्शन में रहता है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में सारे रोटेट हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक में क्या हो रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा था, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप रहता है, ठीक है। तो ये तो इसका ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट इसका अपन देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसमें एक लॉ आता है जिसको अपन नाम देते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्यूरी लॉ। क्यूरी ने क्या बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के इन्वर्सली इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपन ने पढ़ रखा है, ये कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल अच्छे से एक ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो पाएंगे, कुछ वापस कुछ उधर की तरफ रह जाएंगे, यानी कि सारे एक दूसरे कुछ डाइपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसके अंदर थोड़ा ही डाइपोल मोमेंट रहेगा, यानी कि इन टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आता है C, ठीक है। और C क्या होता है,
सी को अपन नाम देते हैं क्यूरी कांस्टेंट, सी को नाम क्या दिया जाता है, क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। यदि मैं एच को नीचे ले आऊँ तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा क्या, एम आई अपॉन एच इक्वल्स टू सी अपॉन टी, और एम आई अपॉन एच अपन पढ़ते हैं क्या होता है, काई एम, पढ़ा है अपन ने ये रिलेशन। तो काई एम क्या होता है, एम आई अपॉन एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन टी। इसका मतलब काई एम इन्वर्सली किसके है, टेम्परेचर के। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि काई एम जो है वो इन्वर्सली किसके है, टेम्परेचर के। तो क्यूरी लॉ यही बोलता है दैट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। यदि अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, सबकी अपन वो चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में ओरिजिन, उसके बाद में टेम्परेचर का इफेक्ट, उसके बाद में अपन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वही डेफिनेशन से निकालेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर वो उसके अंदर लेस मैग्नेटिज्म डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें अपन बात करेंगे लेस होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट, ठीक है। नंबर सेकंड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक तो रिपेयर हो रहा था, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो स्मॉल फोर्स से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कि अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल फोर्स लगता है और स्मॉल फोर्स से क्या होंगे, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर जो, जैसे मान लो ये रोड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ये रोटेट होकर क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाती है, ठीक है। तो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया तो जो रोड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है। जैसे उसमें क्या हो रही थी, परपेंडिकुलर खड़ी हो रही थी, इसमें क्या हो रही है, इस तरह से अलाइन हो जाती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल को तो मैक्सिमम फोर्स लाइन जो होती है वो कोशिश करती है कि इसके अंदर से पास हो, समझ में आ रही थी। मैक्सिमम फोर्स लाइन ये कोशिश करती है इसके अंदर से पास हो। उसमें अपन क्या बोल रहे थे, इसके बाहर से पास होती थी, इसमें क्या हो रही है, इसके अंदर से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, वो चीज़ समझो कि एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि रख दिया जाए, यदि मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया तो इस वीक मैग्नेटिक फील्ड से, वीक किधर है, इधर की तरफ, और स्ट्रॉन्ग किधर है, इधर की तरफ, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसके अंदर क्या है, अपन ये बोल रहे हैं कि जो म्यू आर होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो मोर देन 1 होता है। तो म्यू आर की वैल्यू जब मोर देन 1 होती है तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी देखो कैसा होगा, काई एम क्या होता है, म्यू आर माइनस 1, ऐसा होता है कि म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काई एम, तो काई एम क्या हो गया, म्यू आर माइनस 1, और ये 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा होने का मतलब काई एम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कैसा आएगा, लेस आएगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और लेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूँ, यदि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हटा दिया जाता है, ये सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे एटम्स वापस से रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। वापस से रैंडमली अरेंज होने का मतलब इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटा दोगे तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं रहेगा। तो ये अपने पास में प्रॉपर्टीज आती है किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो एक तो इसके अंदर लेस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल फोर्स अट्रैक्ट करते हैं इसको, यानी कि बहुत कम फोर्स से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाता है। तीसरा, यदि रॉड ऐसे रखी है तो वो रोटेट होकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही घूम जाती है। फोर्थ, मैक्सिमम फोर्स लाइन इसके अंदर से पास होती है, यानी कि अट्रैक्ट होती है। फिफ्थ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होता है। डायमैग्नेटिक कैसा हो रहा था, हायर से लोअर की तरफ, और ये कैसा होगा, लोअर से हायर की तरफ, लेकिन स्मॉल फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी थी वो मोर देन 1 होती है, तो काई एम की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है और लेस आई है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली किसकी आई है, टेम्परेचर के। ये अपन ने यहाँ पे देखा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली आई है। और नेक्स्ट क्या होता है, यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो उसका नेट डाइपोल मोमेंट जो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वापस से डाइपोल जो होते हैं वो रोटेट होकर रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकंड टाइप का मटेरियल था जिसको अपन नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब थर्ड टाइप का अपने पास में मटेरियल आएगा जिसको अपन नाम देंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब उसको और देख लेते हैं उसमें क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लास्ट है इसका, थर्ड अपना पास में आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी होता थोड़ा सा बहुत पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस होता क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर यदि अपन बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर डेवलप होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक में जितना डेवलप होता है उससे ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप रहता है। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट डेवलप्स हायर मैग्नेटिक मोमेंट इन कंपैरिजन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा ये हो गया कि यदि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये बहुत तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे मटेरियल को अपन नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इसका वही अपन सबसे पहले तो डेफिनेशन अपनी हो गई, और इसका एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एल्निको, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किस तरह से हुआ, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म का। तो ओरिजिन किस तरह से हुआ, तो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में बात करें तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उसके हर एटम के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप रहेगा, ये तो कंफर्म है, हर एटम के अंदर तो रहेगा, लेकिन क्या मटेरियल के अंदर भी रहेगा, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यदि अपन बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में हर एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट तो रहता है, लेकिन जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं वो सारे के सारे मिलके एक स्मॉल एरिया या रीजन इसके अंदर बना लेते हैं। जैसे मान लो ये सारे एटम्स जो हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो इस रीजन को अपन नाम देते हैं क्या, डोमेन। समझ में आ रही थी, इस रीजन को अपन नाम देंगे डोमेन। ऐसे ही इसके अंदर इस डायरेक्शन वाले रहेंगे, मान लो इसके अंदर इस डायरेक्शन वाले रहेंगे, ऐसे मान लो, और इसके अंदर इस डायरेक्शन वाले रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है वो मिलकर एक रीजन बना लेते हैं, रीजन को नाम देते हैं डोमेन। ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन। तो क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इसके अंदर, नहीं है। इधर वाला मैग्नेटिक मोमेंट इधर वाले मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल आउट हो गया, इधर वाला मैग्नेटिक मोमेंट इधर वाले मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल आउट हो गया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना बचा इसके अंदर, जीरो। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इसके अंदर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे, दो तरीके से अपन यदि बात करें तो फर्स्ट इसका तरीका जो आता है बाय इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डोमेन। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, इस डोमेन को मैंने इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो वो डोमेन ये कब होगा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लेस है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लेस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो डोमेन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, उसकी बाउंड्री जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब उसकी बाउंड्री यदि इंक्रीज हो गई तो बाकी की बाउंड्री अपने आप ही डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब देखो क्या इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह गया, बिल्कुल रह गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट नहीं हो पाए, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप रह गया। ठीक है, तो एक तो बाय इंक्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ डोमेन, सेकंड हो सकता है क्या, बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। सेकंड अपन बोल सकते हैं ROTATIO, बाय रोटेशन ऑफ डोमेन। स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत आती है मेरे को यार।
बाय रोटेशन ऑफ डोमेन में क्या होगा कि जैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इसको रख दिया गया तो जितने भी डोमेन हैं वो सारे के सारे घूम के क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाएंगे। तो अब कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है और कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं इसके अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो इसके अंदर भी अपन बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है T माइनस टी सी के, ठीक है, या इक्वल ही कर देते हैं, इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट में लगा देते हैं C अपॉन टी माइनस टी सी, जहाँ पे टी सी जो होता है वो टी सी रेलवे वाला टी सी नहीं है, वो टी सी जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको अपन नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर बिलो विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि टेम्परेचर को कम करने पर मैग्नेटिज्म कम होता है, ये अपन को पता है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कन्वर्ट होते जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, तो ऐसे टेम्परेचर को अपन नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो फॉर्मूला आता है C अपॉन टी माइनस टी सी। देखो डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम इक्वल टू होता है C/T, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम जो होता है वो होता है C अपॉन टी माइनस टी सी, और इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है क्यूरी वाइस लॉ। जैसे उसको नाम दिया था क्यूरी लॉ, वो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक के लिए था, और फेरोमैग्नेटिक के लिए आएगा क्यूरी वाइस लॉ, ठीक है। ये टेम्परेचर से रिलेटेड आ गया। फोर्थ अपन बात करेंगे इसकी वही प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ की यदि अपन बात करें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या आएगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, और कैसा होता है, सेम डायरेक्शन में रहता है। नंबर बी की यदि अपन बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर ये तेजी से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो तेजी से अट्रैक्ट होंगे स्ट्रॉन्ग से वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो कि यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इसको रख दिया जाए तो तेजी से घूम के क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हो रहे थे पैरामैग्नेटिक, वो तेजी से नहीं हो रहे थे, ये कैसे हो रहे हैं, तेजी से घूम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी क्या है, यदि मान लो मैं इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो मैक्सिमम फोर्स लाइन जो होती है वो इसके अंदर से ही पास होती है। पैरा में भी हो रही थी लेकिन थोड़ी कम हो रही थी, इसके अंदर से मैक्सिमम फोर्स लाइन जो है उसके अंदर से ही पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने इसमें बता दिया कि म्यू आर की वैल्यू जो है वो इसके अंदर मोर देन 1 होती है। मोर देन 1 होने का मतलब काई एम की वैल्यू जो होगी वो कैसे होगी, लार्ज होगी, और कैसी होगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो काई एम की वैल्यू लार्ज रहेगी और साथ ही साथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और नेक्स्ट यदि अपन देखें तो काई एम जो होता है वो इन्वर्सली होता है किसके, टी माइनस टी सी के, हो गया। और नेक्स्ट यदि अपन देखें लास्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर, तो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए, यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए यहाँ से, तो भी क्या होता है, इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसके अंदर रह जाता है। जैसे पैरामैग्नेटिक में तो अपन बोल रहे थे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही 0 हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था उसके अंदर, सारा वापस से रोटेट हो गए थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह जाता है। इसका मतलब ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ऐसे मैग्नेट को अपन बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। कि ऐसे मैग्नेट को अपन नाम कह दिया परमानेंट भी, जिसको पहले मैग्नेट बना दिया तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह ही गया। पैरामैग्नेटिक में क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट,
कि जैसे ही मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, वो वापस से नॉर्मल रॉड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर वो नॉर्मल रॉड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये अपने तीनों मटेरियल कंप्लीट हो गए, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो थ्योरी के क्वेश्चन से इसके अंदर बनते हैं, तो वही थ्योरी के क्वेश्चन अपन को देखने हैं। बाकी इसमें कोई न्यूमेरिकल या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बस ये समझनी है चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी का इसका एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद में इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।